हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम टेंसेस और ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे। टेंसेस क्या होता है? टेंस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? काल। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस क्या होता है? हमें रूल्स बताते हैं, जिस रूल्स के सहारे से हम किसी भी हिंदी वाक्य को, हिंदी पैराग्राफ को, उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसके रूल्स को अच्छे से समझ कर। टेंसेस क्या होते हैं? वे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हुआ है या कितना हुआ है। टेंसेस के रूल से हमें पता चलेगा कि जो सेंटेंस है उसमें जिस काम के बारे में बात हो रही है वो कितना हुआ है या कब हुआ है। तो इस हिसाब से हमें टेंस में क्या क्या पता चल रहा है? काम और समय। तो समय कितने तरह का होता है? समय होता है हमारा 3 तरह का। 3 कौन कौन सा? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट मतलब क्या होता है? भूत, यानी भूतकाल। भूत मतलब वो डराने वाला भूत नहीं, मतलब कि वैसा समय जो पहले बीत चुका है वो क्या कहलाएगा? पास्ट टेंस। तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान होता है, यानी कि वैसा समय जो अभी चल रहा है वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट। और फ्यूचर मतलब भविष्य, हमारा भविष्य। भविष्य में क्या होने वाला है वो भविष्य काल में कहलाएगा। और काम के हिसाब से कितना होगा? कोई भी काम हमारा 4 तरीके से होगा। अगर हम उस काम को कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? काम चल रहा है तो वो कहलाएगा हमारा कंटिन्यूअस। अगर काम कंप्लीट हो गया है तो इसने इस काम को पूरा कर दिया, यानी कि एकदम परफेक्ट कर दिया, यानी परफेक्ट मतलब काम पूरा हो चुका है। एक वैसा वाक्य रहेगा जिसमें पता नहीं चलेगा आपको समय के बारे में, या काम कितना हुआ है या काम कब होगा ये पता नहीं चलेगा, उसको हम अनिश्चित यानी इनडिफिनिट कहते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? परफेक्ट मतलब क्या था? काम पूरा हो गया रहेगा, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम पूरा हो चुका रहेगा। और एक क्या है? कंटिन्यूअस है, यानी काम चल रहा हो। इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? काम पूरा भी रहेगा और काम जारी भी रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ इसका। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य है, राम खेलता है। राम खेलता है से इसको इस सेंटेंस से आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये कब खेलता है या कब से खेलता है। तो ये क्या है? हमारा अनिश्चित है, यानी इनडेफिनिट है। इसमें अभी की बात हो रही है मतलब प्रेजेंट, यानी कि ये क्या है? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब अगर यही होगा राम खेलता था, तो ये क्या हो गया? पास्ट का बात होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहले कब खेलता था ये पता नहीं है, लेकिन राम खेलता था इतना पता है। कब खेलता था, क्या खेलता था, ये कुछ भी पता नहीं है। तो ये क्या हो गया? हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अगर हम फ्यूचर में लिखेंगे तो क्या होगा? राम खेलेगा। तो ऐसे अलग अलग टेंस का होगा। ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जो है हमारे टेंस के टाइप्स हो गए। टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? 3। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। एक का पढ़ेंगे हम। जैसे प्रेजेंट क्या है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस हिसाब से हमें टोटल 12 टेंस मिलेंगे। सबका अलग अलग रूल्स हमें पढ़ना होगा, तभी इसको हम अच्छे से समझेंगे और किसी भी ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट कर सकेंगे। आगे एक और परिभाषा डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे। टेंस इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ट्रांसलेशन करने के लिए हमें रूल्स पता रहने चाहिए, वर्ब्स के बारे में अच्छे से जानकारी रहनी चाहिए। वर्ब्स कितना होता है? हमारा V1। वर्ब्स का टोटल 3 मेन फॉर्म होता है और 2 इसी से बनता है। पहला होता है हमारा V1, जैसे गो। V2, गो का V2, वेंट, गॉन का V3, गो का V3, गॉन। एक हो जाएगा हमारा V1 प्लस ING, इसको V4 भी कहेंगे। एक होगा V1 प्लस S या ES, इसको हम लोग V5 भी कहेंगे। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। गो और गोज जो है हमारा, ये क्या होगा? हमेशा इंडेफिनिट के लिए यूज होगा। किस इंडेफिनिट के लिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। गो और गोज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए यूज़ होगा। वेंट जो है, वेंट वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए यूज़ होगा। याद रखेंगे हमेशा। अगर भूल गए तो वीडियो को फिर से देख लेंगे। गो और गोज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यूज़ होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हमेशा V2 यूज़ होगा। V3 कहाँ यूज़ होगा?
परफेक्ट में, इन तीनों टेंस के परफेक्ट में, यानी पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ये तीनों टेंस में गोन का यानी V3 का यूज़ होगा किसी वर्ब का। V1 प्लस ING यानी कंटिन्यू, गोइंग मतलब जा रहा है, गॉन का मतलब गया, वेंट का मतलब भी गया, तो गया मतलब यानी गया, चला गया, काम पूरा हो गया, तो इसलिए परफेक्ट में। वेंट का मतलब क्या होता है कि वो गया था, यानी कि ये भी पास्ट में यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट, और ये परफेक्ट में। गो या गोज हमेशा प्रेजेंट में, इंडेफिनिट में, और ये गोइंग मतलब जा रहा है, जा रहा, ठीक। पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, और कंटिन्यूअस रहा कहीं भी, तो वहाँ पर हम V1 प्लस ING का यूज़ करेंगे किसी भी फॉर्म का। बारी बारी से पढ़ेंगे सभी टेंस के बारे में, कोई भी प्रश्न रहे तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। टाइप्स कितना हो गया हमारा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस का टोटल 3 टाइप्स हुआ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसका पहचान क्या क्या है, हिंदी वाक्य में उसको हम इंग्लिश में कैसे बदलेंगे, इसके लिए हमें एग्जैक्ट ये पता रहना चाहिए कि वो हिंदी वाक्य किस टेंस में है, तभी हम उसको उसी रूल्स के हिसाब से बदल सकेंगे अच्छे से। प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है, हूँ, है, हो। पास्ट टेंस का था, थे, थी, या, ये, ई। और फ्यूचर टेंस का क्या है, गा, गे, गी। ये सब पहचान है, ये आपको याद करना है अच्छे से। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब, कुछ लोग ये सब पहले से पढ़े होंगे और कुछ लोग अभी पढ़ेंगे। वर्ब क्या होता है हमारा, जो हमारा वर्ब होता है, मतलब वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया। ये मेनली अगर ट्रांसलेशन के लिए अगर हम पढ़ें तो ये हमारा 2 हो गया, एक हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। मेन वर्ब या एक्शन वर्ब, मेन वर्ब वैसा वर्ब रहेगा जिससे काम का पता चलेगा, ठीक, मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब जो इसकी मदद करने के लिए आएगा और सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए आएगा। जैसे कि एग्जांपल है, ही इज़ राइटिंग अ बुक, मतलब कि वह एक किताब लिख रहा है, ठीक। तो ही इज़ राइटिंग, ही इज़ राइटिंग में इस सेंटेंस में सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो काम होता है, ठीक, जो काम होता है वो काम करने वाला हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट, और बाकी पूरा प्रेडिकेट, ठीक। काम करने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट, और उसके द्वारा सब्जेक्ट के बारे में जो भी बोला जा रहा है या सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रेडिकेट, ठीक। तो कभी भी ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब पे जाएंगे, वर्ब क्रिया के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, लिख रहा है, क्या लिख रहा है, बुक, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। काम जिस पे किया जाता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। तो अब बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हो गया, इज़ राइटिंग हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया। फाइनाइट वर्ब कैसे बनता है, मेन वर्ब को ही फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मिल के फाइनाइट वर्ब बनाता है। तो इसमें मेन काम क्या है, इज़ या राइटिंग, राइटिंग मेन है, लिखना, तो ये हमारा मेन वर्ब हुआ, ठीक। इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा टेंस के हिसाब से बदलेगा। जैसे कि प्रेजेंट टेंस है जिसका पहचान क्या था, है, हो, हूँ, तो उसके लिए हम इज़, एम, आर, ये सब का, या हैज़, हैव, या डू या डस का यूज़ करेंगे। अगर वही पास्ट हो गया तो वाज या वेयर या डिड या हैड का यूज़ करेंगे। तो ऐसे पास्ट, ऐसे टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ भी बदलता है। आपको नोट्स दिया जाएगा, आप लोग पढ़ेंगे, नोट करेंगे। आगे देखते हैं। प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट में अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो वहाँ पे हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर उस सेंटेंस को हमें निगेटिव में या फिर इंट्रोगेटिव में, मतलब कि वैसा शब्द, वैसा लाइन, सेंटेंस जिसमें नॉट का यूज़ किया जाए, या फिर वैसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, उसमें जब बदलना हो, निगेटिव या इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, उसमें बदलना हो तो हम इंडेफिनिट केस में डू या डस का यूज़ करेंगे। वही पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज़ करेंगे। फ्यूचर में विल या शैल का यूज़ करेंगे, ठीक। फ्यूचर में हर केस में विल या शैल का यूज़ ही करना है, बाकी सब में बदलेगा।
इसमें प्रेजेंट टेंस में अगर कंटिन्यूअस है, काम जारी है, तो इज़, एम या आर का यूज़ करेंगे। इज़, एम या आर, ये कैसे होगा इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इज़, एम और आर, इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग हमेशा होता है सिंगुलर, जैसे कि राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, उसमें इसका यूज़ हुआ था। ठीक, एम का यूज़ कहाँ होगा? आई, मतलब कि ये सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हम इसका यूज़ करेंगे अगर सिंगुलर रहा तो। अगर सब्जेक्ट हमारा आई रहा तो उसके बाद एम का यूज़ करेंगे। कब? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। ठीक, और आर कब? जब सब्जेक्ट एक से ज़्यादा रहा, जैसे वी मतलब हम लोग, या फिर राम एंड श्याम, इसमें क्या है? दो लोग हैं, तो ये प्लूरल हो गया यानी बहुवचन हो गया, तो यहाँ पे हम आर का यूज़ करेंगे। पास्ट में हम वॉज या वेयर का यूज़ करते हैं। वॉज कब? सिंगुलर में, जब सब्जेक्ट हमारा एक वचन हो, और वेयर जब सब्जेक्ट बहुवचन हो तब। ये पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। फ्यूचर टेंस में विल या शैल, कंटिन्यूअस में बी भी लग जाता है इसके साथ। प्रेजेंट टेंस में परफेक्ट रहा या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसमें हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे हम। ठीक, हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट में हैड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे दिया गया नोट्स, इसको अच्छे से देखेंगे। आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ क्या होगा? हमेशा V1 का यूज़ करेंगे हम। ठीक, और आई और वी के साथ भी हम V1 का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या था? V1 और V5। तो V1 जो होगा वो हमेशा हम जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हम V1 का यूज़ करेंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो V5 का यूज़ करेंगे। इसे आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से। इसके अलावा आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन जो भी रहे, प्लूरल नाउन यानी एक से ज़्यादा शब्द रहे या एक से ज़्यादा नाम रहे, तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट के रूप में अगर एक से ज़्यादा नाम रहे तो वहाँ पर हम V1 का यूज़ करेंगे। ठीक, हेल्पिंग वर्ब अगर हैव या डू है, हैव या डू कब यूज़ करेंगे हम? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक, डू कहाँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और हैव कहाँ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तब। ठीक, फ्यूचर टेंस की अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ शैल का यूज़ करना, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ कोई भी नाउन हो उसके साथ हम हमेशा विल का यूज़ करेंगे फ्यूचर में। अगर V5 की बात आ जाए तो वो हमें हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ करना है, ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन। और हेल्पिंग वर्ब में अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहा, ठीक, तो सिंगुलर रहा तो परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो इसके साथ हैज़ का यूज़ करेंगे, और अगर प्लूरल रहा तो हैव का यूज़ करेंगे। सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। ठीक, तो एक या दो में कितना फ़र्क होता है? एक का। तो इन दोनों में भी कितना फ़र्क है? ये 3 अक्षर का, ये 4 अक्षर का। तो हैज़ हमेशा छोटे वाले के साथ यानी सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे, और हैव हमेशा ज़्यादा लोग के साथ यानी प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे। वैसे ही डू या डज़, इसमें उल्टा हो जाएगा आपका। डू जो होगा ये प्लूरल के साथ यूज़ होगा, डज़ सिंगुलर के साथ। ठीक, ये सब याद करना आपको। आगे ट्रांसलेशन की ओर चलेंगे। पहला टेंस जो हमारा है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर इसका एक और नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका पहचान क्या होता है? ता है, ती है और ते है, या ता हूँ, ते हो, ये सब भी इसका पहचान है। ठीक, सेंटेंस के टाइप्स पढ़े थे आप लोग, पढ़े होंगे आप लोग, याद होगा या नहीं, लेकिन मेन पढ़ते हैं हम लोग। एक क्या होता है हमारा? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, मतलब कि वैसा सेंटेंस जो सिंपल हो, एक सिंपल स्टेटमेंट दे, कथन दे, उसमें नहीं का यूज़ ना किया गया हो। ठीक, दूसरा हो गया हमारा एक निगेटिव।
सेंटेंस का टोटल मेन 5 होता है, लेकिन हम यहाँ ट्रांसलेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं। मेन जैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, जैसा हमको ट्रांसलेट करना होगा वैसा वैसा सिर्फ पढ़ेंगे। निगेटिव मतलब जिसमें नॉट का यूज़ करना हो, यानी हिंदी में इसमें नहीं लिखा हुआ रहेगा, उसको हमको ट्रांसलेट करना होगा, तो उसका निगेटिव वाला रूल अपनाएंगे। एक होगा हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। इसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा, कोई सवाल पूछेगा इसमें, ठीक। इंट्रोगेटिव, इसमें अब इंट्रोगेटिव में भी आपका 2 तरह का होगा। एक होगा यस या नो, वैसा सवाल पूछेगा जिसका आंसर आपके पास यस या नो में रहेगा, तो उसका अलग स्ट्रक्चर रहेगा, डू या डज से शुरू होगा, ठीक। और एक क्वेश्चन रहेगा वैसा जिसमें आपका जवाब हाँ या ना नहीं हो सकता, जैसे कि क्या आप पढ़ते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, हाँ या ना। तो क्या आप पढ़ते हैं, इस वाक्य को क्या आप पढ़ते हैं, इस वाक्य को ट्रांसलेट करने में आपको डू या डज से स्टार्टिंग करना होगा, ठीक। और अगर वैसा सवाल हुआ जिसका जवाब हाँ या ना के अलावा कुछ बड़ा देना पड़े, जैसे कि आप कहाँ रहते हैं, तो इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, आप जगह का नाम बताइएगा कि आप कहाँ रहते हैं। तो आप कहाँ रहते हैं, ये क्या हो गया, WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन हो गया। WH क्वेश्चन मतलब वैसा क्वेश्चन जिसका स्टार्टिंग WH वर्ड से हो। WH वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द, जैसे जो W या H से शुरू होता है, जैसे व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हुज, होम, विच, हाउ, और बहुत सारे ETC बहुत हैं, ठीक। तो ये सभी का अर्थ क्या होता है, ये सब का यूज़ हम हमेशा सवाल पूछने में करते हैं, तो ये सब का यूज़ करना होगा WH क्वेश्चन में ट्रांसलेट करते टाइम हमेशा। ऐसे कौन, तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों खेलते हो, ये सब का जवाब जो रहेगा, मतलब जब भी ट्रांसलेट करना होगा तो हम इन सभी शब्द का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बारी बारी से देखेंगे। पहला क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या होगा, समय का पता नहीं चलेगा, सिर्फ ये पता रहेगा कि ये प्रेजेंट में हो रहा है, क्योंकि इसका टाइम क्या है, इसका पहचान क्या है, ता है, ती है, ते है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद या तो हम V1 यूज़ करेंगे या फिर V5, यानी V5 मतलब V1 प्लस एस या ES। जैसे V1 क्या हो गया हमारा, प्ले, और V5 क्या हो गया, V1 प्लस एस या ES, यानी V1 क्या है, प्ले, इसमें या तो एस या ES लगाना है, तो प्ले में एस लगता है। ये सब आप ग्रामर का बुक से V1, V2, V3 ऐसा फॉर्म आपका दिया हुआ रहेगा, शब्दों का बहुत सारा शब्द दिया हुआ रहेगा, वो आप याद करेंगे अच्छे से टाइम निकाल कर। तो इसका स्ट्रक्चर है सिंपल इंडेफिनिट टेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद या तो V1 या फिर V5 रहेगा, और उसके बाद हम अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट जो भी हो वो लिखेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम्पल है हमारा, वह अंग्रेजी पढ़ाता है। एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे, जैसे पहला है हमारा, वह अंग्रेजी पढ़ता है, ठीक। वह अंग्रेजी पढ़ता है, तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए सब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है। तो सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात हो रहा है, वह, तो ये क्या हो गया सब्जेक्ट, और काम क्या हो रहा है यहाँ पे कि पढ़ता है, यानी पढ़ता, ये क्या हो गया हमारा वर्ब हो गया, क्रिया हो गया। तो ट्रांसलेशन का रूल क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड्स, ठीक। ये है हमारा स्ट्रक्चर। तो इसी के हिसाब से इसके लास्ट में क्या है, ता है। ता है किसका है, सेंटेंस को पढ़ के पहचानेंगे, ता है, ता है किसका है, हमको याद करना था कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है, तो इसको हम उसी के रूल के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे। जो पहचान होगा हमारा उसी के रूल्स के हिसाब से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो इसमें कहीं भी इज़ एम आर नहीं है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करते वक्त कभी भी इज़ एम आर वाज या वेयर का यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि जिस वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है रहेगा वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते टाइम हम इज़ एम आर का यूज़ कभी भी नहीं करेंगे, ठीक, नहीं करना है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह, ता है, पढ़ता है, यानी ये लड़का होगा या लड़की,
पढ़ता है यानी लड़का, लड़का के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, वह के लिए ही, और लड़की के लिए सी। ठीक, तो वह अंग्रेजी पढ़ता है का सबसे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से हम ही यूज करेंगे, ही। उसके बाद क्या है, वर्ब, V1 या V5। तो वह अंग्रेजी पढ़ता है, वर्ब कौन सा है इसमें, अंग्रेजी नहीं, वर्ब क्या है, पढ़ता है। पढ़ना काम हुआ, अंग्रेजी काम नहीं हुआ, काम क्या हुआ, पढ़ना। पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है हमारा, रीड। ठीक, रीड होता है। ये हमारा क्या है, ही, सिंगुलर है या प्लूरल है, ही मतलब वह, एक है, पढ़ता है, एक ही की बात हो रही है, पढ़ते हैं नहीं, पढ़ते होंगे, वह किसके लिए आएगा, हमेशा सिंगुलर के लिए, एक इंसान के लिए आएगा वह। यानी ही क्या है, सिंगुलर है, तो पीछे पढ़े थे और याद करना है, वो याद कर लीजिएगा। ही का मतलब वह सिंगुलर पर्सन है, सब्जेक्ट यहाँ पे, तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा, हमेशा V5 यूज करेंगे, यानी V1 प्लस एस या ES। तो रीड क्या है हमारा, V1 है, इसके साथ एस या ES, यानी रीड के साथ क्या लगता है, एस, यानी ही रीड्स हो जाएगा। ठीक, V5 यूज़ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही रीड्स। अदर वर्ड्स क्या है इस सेंटेंस में, वह हो गया, पढ़ता है हो गया, है के कारण यहाँ पर हम एस लगाएं और रीड्स लगाएं V1, ये स्ट्रक्चर इसी के लिए है। तो लास्ट में बचा क्या हमारा, अंग्रेजी, अंग्रेजी, तो लास्ट में लिख देंगे ही रीड्स इंग्लिश। ठीक, सिंपल। अगला पढ़ते हैं, वह अंग्रेजी पढ़ाता है, ये तो आप लोग को आना चाहिए। वह का सबसे पहले सब्जेक्ट वह का ही, उसके बाद वह पढ़ाता, पढ़ाता क्या होता है, टीच, और ये भी सिंगुलर है तो टीच में भी हम एस लगाएंगे या ES लगाएंगे, टीच में ES लगता है, यानी टीचेस, और अदर वर्ड्स इंग्लिश, यानी इंग्लिश। वैसे ही आगे है हमारा, जैसे वे लोग रात में यहाँ आते हैं, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे लोग। ठीक, उसके बाद वर्ब क्या है, रात में नहीं, आना, आना क्या है, वर्ब है। ठीक, आना क्या है, एक काम हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे, दे, आना का इसमें V1 यूज़ करना है हमारा, प्लूरल हो गया तो प्लूरल के साथ हम V1 यूज़ करेंगे, यानी दे कम हो गया। उसके बाद अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स में यहाँ 3 है। ठीक, 3 है तो हम पीछे से आएंगे। ठीक, वर्ब हो गया, लिख लिए, उसके बाद हम पीछे से आएंगे, यहाँ का क्या होता है, हेयर, हेयर, और रात में का एट नाइट, समय की बात हो किस टाइम पे वो आते हैं, शेड्यूल टाइम पे, ये रात में आते हैं, यानी पक्का है कि रात में आते हैं, तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे आगे। यानी दे केम हेयर एट नाइट। ऐसे तुम उसे जानते हो, तुम का मतलब इंग्लिश में यू के साथ बताया था कि हमेशा V1 यूज होगा। तुम मतलब एक होता है, सिंगुलर है, लेकिन फिर भी आई और यू के साथ हमेशा V1 यूज़ करेंगे। तो यू नो, उसे का मतलब या तो हम हिम या फिर हर, दोनों का यूज़ सही रहेगा, यहाँ पे दोनों को यूज़ कर सकते हैं हम एक बार, किसी एक को। कुणाल मेरे साथ रहता है, यानी कुणाल रहना का लिव्स विथ मी, मेरे साथ, साथ का विथ और मेरे का मी, वर्ब लिख देंगे, उसके बाद वर्ब के साथ पीछे से आएंगे, साथ का विथ, फिर मेरे का मी, इस हिसाब से। निगेटिव, निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या था हमारा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ठीक, इसमें क्या हमारा निगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब डू या डस का यूज़ कर लेंगे। निगेटिव में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब था उसको यूज़ करेंगे, डू या डज, ये निगेटिव में यूज़ करना है। ठीक, जहाँ पर नहीं लगा रहेगा, सिंपल रहेगा, नहीं दिखेगा, वहाँ पे हम सिर्फ सब्जेक्ट, फिर V1 या V5, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। इज़, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, किसी का नहीं, इंडेफिनिट टेंस में नहीं करना है इन सभी का यूज़, सिर्फ निगेटिव में करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहा तो उस टाइम सब्जेक्ट के बाद, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर निगेटिव रहा तो सब्जेक्ट के बाद डू या डज का यूज़ करेंगे, और निगेटिव है तो डू या डज के बाद नॉट। किसी भी टेंस में अगर निगेटिव रहता है, सिंपल होता है, किसी भी एक चीज़ देखिएगा, किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक, तो उसके रूल के हिसाब से उसका वर्ब रहेगा, ठीक, और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक, अब ये सिंपल रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। ठीक, सिंपल रहेगा। निगेटिव में क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट के बाद उसका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पहले से रह सकता है, नहीं भी रह सकता है,
तो निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद कन्फर्म है ये कि हमें वहाँ पर उस टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का यूज़ करना है किसी भी टेंस में। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब जो रहेगा खेलना पढ़ना वो, उसके बाद हम अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे किसी भी टेंस में, ठीक। लेकिन बारी बारी से सबका रूल्स पढ़ेंगे हम। तो निगेटिव का क्या है, सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव का क्या है, सब्जेक्ट फिर डू या डज प्लस नॉट, और इसके बाद हम हमेशा V1 का यूज़ करेंगे, ठीक। और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट हैं, ये भी और ये भी। तो यहाँ पर हम V1 या V5, यहाँ पे हमेशा V1, क्यों? क्योंकि V1 या V5 किसके लिए आएगा, सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से, ठीक। तो सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर रहे हैं। डू कब आएगा, प्लूरल के लिए। डज कब आएगा, सिंगुलर के लिए। तो जब पहले से हम हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे चेंज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे हम हमेशा V1 ही यूज़ करेंगे, ठीक। इसका भी एग्जांपल देख लेंगे। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, तो वह का क्या हो जाएगा हमारा, ही। वह का ही, लड़का है तो ही, और ही के लिए सिंगुलर के लिए क्या आएगा हमेशा, डज नॉट, ठीक। यहाँ पे था ही के लिए क्या है, V1 प्लस ES और डज है यहाँ पे। ही के, ही सी इट सिंगुलर नाउन के लिए क्या है, डज का यूज़ करना है, ठीक। तो ही के बाद डज का यूज़ किया, निगेटिव है तो डज के बाद नॉट यूज़ करना है स्ट्रक्चर में। तो ही डज नॉट, फिर